अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एंट्री टेस्ट सीरीज फिजिक्स की चल रही थी हमारी, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर्स को। पता है हमें वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड्स हैं। उनमें से एक को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे को कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों कहते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट क्वांटिटी जो बन रही है, अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी बने, देन दैट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं। इफ product of two vectors, if product of two vectors is scalar quantity, if product of two vectors is scalar quantity, then that product is called स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो उस वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि रिजल्टेंट क्वांटिटी जो बन रही है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इस स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए दरमियान में डॉट यूज किया जाता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी डॉट जो है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखें दो वेक्टर्स हैं, अगर ए और बी, इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, उसको डिनोट कैसे करेंगे? उसको डिनोट ऐसे करेंगे, ए बी कॉज ऑफ थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब अगर इस फॉर्म में इसको लिखते हैं तो कहते हैं ए कॉस थीटा जो होगा दैट इज, ये मेरे अल्फाज पे गौर करिएगा, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम इतना नहीं है, आपको पता है पहले से, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं। ये जो ए कॉस थीटा है दैट वुड बी कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, और अगर इस फॉर्म में लिखे तो कहा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, और अगर मैं इसकी डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो this is x axis and this is y axis and this is vector a। ठीक है, वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b। वेक्टर b को मैंने x एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया। ठीक है जी। अब वेक्टर a की जो प्रोजेक्शन होगी b के ऊपर वो कौन सी होगी? वो ये होगी, देखें इतनी। अब ये जो इतना हिस्सा बना है, इतना हिस्सा, ये एंगल थीटा है अगर, तो अब इतना जो हिस्सा बना है, आपको पता है ना, ये होता है a cos थीटा। ठीक है, तो अब जरा देखें ये जो a cos थीटा है ये वेक्टर a की वेक्टर b के ऊपर प्रोजेक्शन है, क्योंकि वेक्टर b है x एक्सिस के अलॉन्ग। और ऐसे ही b की अगर a के ऊपर प्रोजेक्शन लेनी हो तो अभी a की b पे लेनी थी तो a से b के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर b की a पे लेनी है तो परपेंडिकुलर b से a पे ड्रॉ कर देंगे। अब वो मैं नहीं कर रहा, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है, आता है आपको पहले से। अच्छा, ये तो थी डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, इस डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल क्या है? काफी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो एक एग्जांपल है इसकी वर्क। ठीक है, और वर्क देख लें, ये वाकई दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में मिलते हैं। देखें दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और रिजल्टेंट क्वांटिटी जो वर्क बनता है दैट इज स्केलर। इसलिए वर्क को कहा जाता है कि वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट और वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी। इसी तरह एक और एग्जांपल भी देख लें, पावर। पावर भी तो यही होती है, एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी की प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी मिलते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, रिजल्टेंट क्वांटिटी पावर दैट इज स्केलर। तो इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं फिजिक्स में जिसमें दो वेक्टर्स आपस में मिलते हैं और रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर होती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूं, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूं, तो देखें इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो था ये था कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है। ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? तो देखें देखें सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, अगर हो थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री होने का मतलब है कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? इनकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि इसका लिखा जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज 90 डिग्री, और थीटा आपको पता है ए और बी के दरमियान बनने वाला एंगल होता है, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है।
एंगल 90 है और cos 90 हमें पता है कि वो हमेशा 0 ही होता है, इसलिए परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो 0 होती है। बिल्कुल इसी तरह अब अगर मैं आई और जे की डॉट प्रोडक्ट लूं, आई और जे यूनिट वेक्टर, ऐसे ही जे और के की डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही के और आई की डॉट प्रोडक्ट, तो ये सारी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल ही होंगी। क्यों? क्योंकि आई एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और जे वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, और हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो लिहाजा उनके यूनिट वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए इन सब की डॉट प्रोडक्ट होगी 0। ठीक हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री होने का मतलब कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, 0 डिग्री होने का मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, तो अब इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? तो देखें, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या बनती है? ये बनती है ए बी कॉज ऑफ 0, और कॉज 0 हमें पता है 1 होता है, तो ये क्या बना? ये बना ए बी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इफ वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट आई है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। ठीक हो गया? और अगर, बल्कि इसी को मजीद आगे चलाएं अभी, तो इसी को यूज करके मैं कह सकता हूं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब का आंसर क्या आएगा? इन सब का आंसर क्या आएगा? इसी को यूज करके देखें ना, कि अगर वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट इनके मैग्नीट्यूड्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। तो आई डॉट आई फिर क्या होगा? आई डॉट आई होगा आई का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड। आई का मैग्नीट्यूड, या चले इधर नीचे में लिख देता हूं, उसके बाद आपने खुद ही बाकियों के लिए भी इसको ऐसे ही कंसिडर कर लेना है। आई का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड, आई डॉट आई जो होगा आई का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड, और हमें पता है कि आई यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो बनेगा 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसलिए आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब इसी तरह नेक्स्ट देख लें कि अगर वेक्टर एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो, मतलब उनके दरमियान एंगल जो है 180 बन रहा हो, तो अब क्या होगा? अगर थीटा है 180, यानी वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो अब ए डॉट बी क्या होगा? तो देखें, अब इस सूरत में ए डॉट बी बनेगा ए बी कॉस ऑफ 180, और कॉस 180 हमें पता है -1 होता है, तो ओवरऑल ये क्या बना? ये बना माइनस ए बी। तो वेक्टर जब ऑपोजिट है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्ट के उनके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के नेगेटिव के इक्वल होगी। ठीक है जी? तो ऐसे ही अगर आई डॉट आई 1 था, तो आई डॉट माइनस आई क्या होगा? -1 होगा। जे डॉट माइनस जे -1, के डॉट माइनस के -1। ठीक है? अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे ही अगर अपने साथ डॉट प्रोडक्ट ले ली जाए वेक्टर की, आई डॉट आई, तो क्या होगा? ए इंटू ए, सॉरी ए डॉट ए, तो ये होगा ए इंटू कॉज ऑफ 0, क्योंकि अपने साथ एंगल हमेशा 0 ही होता है, तो ये क्या बना? ए इंटू ए स्क्वायर बन गया, cos 0 1 होता है, तो ए स्क्वायर। ठीक है? तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो किसके इक्वल होती है? किसी भी वेक्टर की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, अपने साथ डॉट प्रोडक्ट अपने ही मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है जी? अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर दो वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में हमें गिवन हो, सिक्स प्रॉपर्टी, दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। देखें, वेक्टर ए है जो कि कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये वेक्टर ए अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है। ऐसे ही वेक्टर बी अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, बी एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अब अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो क्या होगा? देखिए, इनकी डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूं, कैलकुलेट नहीं करूंगा, यहीं से डायरेक्टली आपको बताऊंगा। देखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ए एक्स आई को बारी बारी तीनों के साथ, फिर ए वाई जे को बारी बारी तीनों के साथ, फिर ए जेड के को बारी बारी तीनों के साथ। तो पहले देखें, ए एक्स आई को बी एक्स आई के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, तो लिखता हूं ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, फिर लिखूंगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे,
और हमें पता है आई डॉट जे 0 होते हैं, ये लिखा हुआ है, अभी बताया था आपको, ये आई डॉट जे 0 होता है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। बिल्कुल ऐसे ही ए एक्स आई को जब बी जेड के साथ करूंगा तो देखें ए एक्स बी जेड और आई डॉट के एक दफा फिर से 0। बिल्कुल इसी तरह ए वाई जे को मैं इस पूरे के साथ करूंगा, तो पहले ए वाई जे को बी एक्स आई के साथ किया तो ए वाई बी एक्स और जे डॉट आई फिर से 0। ठीक है, अलबत्ता ए वाई जे को जब बी वाई जे के साथ करूंगा तो बना ए वाई बी वाई जे डॉट जे, जे डॉट जे। ठीक है, और आखिर में ए जेड बी जेड के डॉट के, बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब ये क्या बना, आई डॉट आई वन होता है, ये आपके सामने अभी भी लिखा हुआ है, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन, तो सिंपली ये भी वन जे बी वन जे बी वन, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से ए डॉट बी आ गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से वेक्टर अगर कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, और आखिर में अगर हमें एंगल फाइंड करने का कहा जाए कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करें, तो आगे काफी सारे हम एमसीक्यूज करेंगे जहां हमें दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने का कहा जाएगा। तो याद रखें जब भी एंगल का जिक्र किया जाएगा ना तो हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट से भी एंगल फाइंड किया जा सकता है, लेकिन वहां पे कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंथी होंगी, थोड़ी सी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट को यूज करके फौरन से हम एंगल तक पहुंच जाया करेंगे। इसलिए एमसीक्यूज में जहां एंगल का जिक्र आएगा हम डॉट प्रोडक्ट को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब एंगल हम फाइंड कैसे करेंगे, देखें इसी को यूज करके, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके अगर मैं आगे एंगल फाइंड करना चाहूं तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। ये छोड़े इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखने को, मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, नंबर 6 था, नंबर 7। अगर एंगल फाइंड करना है तो क्या लिखा जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और यहां से कॉस थीटा फाइंड करना है तो देखें कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ये ए बी पूरे का पूरा इधर आके डिवाइड हो गया, तो इस तरीके से हम एंगल फाइंड कर लेंगे। अब ए डॉट बी फाइंड करने का तरीका जी हम सीख चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा कि सामने लिखा हुआ है। तो ए डॉट बी जब भी फाइंड करना होगा तो इस तरीके से ये फाइंड कर लेंगे, और नीचे वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड्स हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, वो यहां पुट करेंगे, एंगल आ जाएगा। ठीक हो गया, अगर नहीं समझ आई ये बात तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज हम करेंगे वहां, काफी काफी सारे इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, वहां पे इंशाल्लाह इजीली आपको समझ आएगी। अभी बस इसको जस्ट एब्जॉर्ब कर लें, अभी देख लें, अपने पास इसको सेव कर लें। मैं साइड पे हो जाता हूँ, इसका आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोकें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं अब इसको मिटा के आगे चल रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा देखें, नेक्स्ट हम आते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्या होती है ये, जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनकी मल्टीप्लीकेशन के नतीजे में जो नई क्वांटिटी बन रही है, अगर वो नई बनने वाली क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि नई बनने वाली क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि इसको डिनोट करने के लिए दरम्यान में क्रॉस का साइन यूज किया जाता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में डॉट का साइन यूज किया गया था। अच्छा अब जरा देखें इसकी एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में आ जाता है टॉर्क, दैट इज आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आर जो है मूवमेंट आर में, और पता है आपको मूवमेंट आर्म क्या होता है, अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, और एफ जो एक फोर्स है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इनके नतीजे में जो नई क्वांटिटी बनी टार्क वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर दैट प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट। और भी काफी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा अब डिनोट करने के लिए क्रॉस यूज किया जाता है। अब मैं दो जनरल वेक्टर्स ले लेता हूँ ए और बी, तो ए क्रॉस बी को मैं कैसे डिनोट करूंगा, वो होगा ए बी साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर आएगा एन कैप। क्यों, वजह उसकी ये है कि नई बनने वाली क्वांटिटी एक क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो नई बनने वाली क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो इतना हिस्सा जो है ए बी साइन थीटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की भी जरूरत है, तो डायरेक्शन के लिए फिर आगे यूनिट वेक्टर लगा दिया एन कैप। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों आता है। अमूमन अक्सर जहन में आता है, अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में आता है, हम जब स्टूडेंट थे हमारे जहन में भी आता था।
अब इसका जवाब मैं यहाँ तो नहीं दूंगा, जरा अच्छा खासा लंबा हो जाएगा लेक्चर में, तो रिकॉल करवा रहा हूँ आपको जस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो अगर किसी को नहीं पता, तो जब मैंने रेगुलर क्लास में ये पढ़ाया था तो मैंने काफी डिटेल से बताया था एग्जांपल्स के साथ कि डॉट प्रोडक्ट में क्यों आता है कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों आता है। तो यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, बड़ी आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 2 में ही जाहिर सी बात है, ये जब मैंने पढ़ाया था ये टॉपिक, तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं इस डिटेल में अब नहीं जा रहा। अच्छा, आप जरा आगे देखें। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की तरफ। तो देखें, पहली प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था, क्रॉस प्रोडक्ट में कोई नहीं होल्ड करता। यानी ए क्रॉस बी जो है विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जाहिर सी बात है, इनकी डायरेक्शन जो ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है? देखें, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड रूल अप्लाई करके। अब अगर ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो राइट हैंड रूल जब मैं अप्लाई करूंगा तो ए से बी की तरफ जाते हुए फिंगर्स को कर्ल करूंगा ए से बी की तरफ, तो थंब जो है वो मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। अब ये थंब अपवर्ड, तो ए क्रॉस बी अपवर्ड हुआ। अब बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो अब फिंगर्स कर्ल होंगी बी से ए की तरफ। तो देखें, ये बी से ए की तरफ किया तो थंब अप डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन हुई डाउनवर्ड। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए दोनों डायरेक्शंस में एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकते, हालांकि इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। ठीक हो गया? तो देयरफॉर दीज आर नॉट इक्वल। अलबत्ता अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, ए क्रॉस बी मैंने ऐसे ही लिखा, अब देखें बी क्रॉस ए जो था ये है बी क्रॉस ए। अब अगर बी क्रॉस ए के साथ मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूं, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन रिवर्स होगी ना। पहले बी क्रॉस ए डाउनवर्ड था, अब नेगेटिव साइन लगाने के बाद ये अपवर्ड हो गया, जबकि ए क्रॉस बी तो पहले ही अपवर्ड था और मैग्नीट्यूड्स तो पहले ही दोनों के इक्वल थे, तो लिहाजा अब वहां पे नेगेटिव साइन लगाने के बाद अब ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन लगाने से पहले इक्वल नहीं थे, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं थे, तो कम्यूटेटिव लॉ यहां पे होल्ड नहीं करता वेक्टर प्रोडक्ट में। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ कि अब अगर इनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो तो अब क्या होगा? थीटा 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री होने का मतलब कि दोनों वेक्टर ए और बी जिनकी हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो अब ए क्रॉस बी क्या होगा? तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन 90, ए बी साइन 90, और साथ में जाहिर है यूनिट वेक्टर तो आना ही है, एन कैप। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा? ये बना ए बी इंटू एन कैप, क्योंकि साइन 91 होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब थर्ड प्रॉपर्टी की, अच्छा इसी को यूज करके मैं आगे भी इसको कर देता हूं कि आई डॉट जे क्या होगा। आई डॉट जे, याद रखें ये के इक्वल होगा। क्यों होगा? एक मिनट अभी मैं बता देता हूं। जे डॉट के क्या होगा? जे डॉट के जो है वो आई होगा, और सॉरी डॉट कह रहा हूं, क्रॉस गलत हो गया, डॉट में तो ये जीरो के इक्वल थे। आई क्रॉस जे के इक्वल, जे क्रॉस के आई के इक्वल, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे के इक्वल क्यों होते हैं? अब जरा देखें, याद रखें इस बात को कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स की, तो जो नया वेक्टर बनता है ना वो पहले वाले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मतलब देखें, ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास ए और बी, ये ब्लू और ब्लैक जो है, ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये ब्लू वाला ए है, ब्लैक वाला बी है। तो अब जो नया वेक्टर बनेगा ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन पता है क्या होगी? ये ग्रीन कलर का जो अब जो मैं उठा रहा हूं, ये ए क्रॉस बी है। तो अब ए क्रॉस बी जो है वो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, यानी वो दोनों मिलके जो प्लेन बना रहे हैं उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी डायरेक्टली ऐसे अपवर्ड। समझ आ गई है? तो जो भी, जब भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो नया बनने वाला वेक्टर पहले वाले दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी उन पहले वाले दोनों ही वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए अब ए क्रॉस बी डायरेक्टली अपवर्ड होगा इस केस में, या डायरेक्टली अपवर्ड या डायरेक्टली डाउनवर्ड, डिपेंड करता है कि आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं या बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो अब यहां पे भी देखें, आई और जे, आई एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जे वाई एक्सिस का है। तो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों की परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है? वो होता है जी एक्सिस, और जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर के होगा, इसलिए यहाँ पे के आया। ऐसे जे और के की बात जब करेंगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आई कैप, के और आई के परपेंडिकुलर जे कैप। ठीक हो गया? और अगर इन्हीं को मैं इन्वर्ट कर दूं, यानी अब मैं ऐसे करूं, आई जे के था ना, अब मैं जे क्रॉस आई करूं,
जे क्रॉस आई। तो देखें जे क्रॉस आई क्या होगा, जाहिर है जब जे क्रॉस आई किया तो डायरेक्शन भी तो इन्वर्ट हो जाएगी, तो अब के नहीं होगा बल्कि माइनस के होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इन दोनों के लिए भी होगा, के क्रॉस जे दैट विल बी इक्वल टू माइनस आई। ऐसे ही आई क्रॉस के दैट विल बी इक्वल टू माइनस जे। ठीक है जी, याद रखने का तरीका भी चले मैं आपको बता देता हूं, अक्सरियत को तो पता ही होगा। ये मैं एरोज अगर बनाता हूं, ऐसे 3 एरोज बनाए, फर्स्ट एरो के साथ मैंने लिखा आई, सेकंड के साथ लिखा जे, थर्ड के साथ लिखा के। अब अगर एरो की डायरेक्शन में चलेंगे तो अगला यूनिट वेक्टर आ जाएगा। किस तरह, देखें आई क्रॉस जे, एरो की डायरेक्शन में गया ना, तो अगला यूनिट वेक्टर आ जाएगा के, जो कि ये है आई क्रॉस जे इक्वल टू के। ऐसे जे क्रॉस के, तो अगला आ जाएगा आई, तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई। लेकिन अगर एरो के ऑपोजिट जाएंगे तो अब नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ, यानी एरो के ऑपोजिट अगर मैं चलूं, मैं कहूं के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे में आएगा फिर माइनस आई। देख लें, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लेना है। अच्छा जी, अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखें जी, थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर एंगल जो है इनके दरमियान हो जाए 0 डिग्री या 180 डिग्री, एंगल अगर हो जाए 0 डिग्री या 180 डिग्री, मतलब क्या, मतलब ये कि दोनों वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, वेक्टर्स अगर हो जाए पैरेलल या एंटी पैरेलल, दोनों केसेस में, तो उस सूरत में फिर ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस सूरत में ए क्रॉस बी जो होगा या तो होगा ए बी साइन जीरो या ए बी साइन 180। और हमें पता है कि साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो हमेशा जीरो होता है, तो नया बनने वाला वेक्टर नल वेक्टर होगा, सॉरी सिर्फ जीरो नहीं इसको कहना, वो होगा नल वेक्टर। यानी ये मैंने लिखा जीरो और ऊपर ये ऐसे वेक्टर का साइन लगा दिया, नल वेक्टर। क्यों जीरो सिर्फ क्यों नहीं लिखा, वजह उसकी ये है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो नई बनने वाली क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो स्केलर नहीं होती। अगर सिर्फ जीरो लिखूं तो जीरो तो एक स्केलर नंबर है, क्योंकि नई बनने वाली क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है, इसलिए जीरो के ऊपर आपने वेक्टर का साइन डाल दिया एंड दैट इज नल वेक्टर। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर 180 डिग्री हो तो तब भी नल वेक्टर ही आएगा। तो यही वजह है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारे ही नल वेक्टर होते हैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ऑल ऑफ देम और नल वेक्टर्स। इन सब का आंसर जो है नल वेक्टर आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिर में हम देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ली जाएगी अगर वेक्टर हमें कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन हो। नंबर 4, कि वेक्टर ए जो है वो कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ये वेक्टर ए कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है। ऐसे वेक्टर बी भी कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। अब जरा देखें ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो ये बनाया डिटर्मिनेंट, ये लिखा आई, ये लिखा जे, ये लिखा के। अब जरा देखें, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहा हूं ना, तो पहली रो में मैं ए के कंपोनेंट्स लिखूंगा, और ए के कंपोनेंट्स हैं ए एक्स ए वाई ए जी, ए एक्स ए वाई ए जी। अब अगला बी है तो अब बी के कंपोनेंट्स लिखें, बी एक्स बी वाई बी जी, बी एक्स बी वाई बी जी। अब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर लें और साथ ही आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा। अब जो मेडिकल वाले हैं उनको एक्सपेंड करना नहीं आता होगा, चलिए उनको मैं एक्सपेंड करना सिखा देता हूं। तो देखें, ये मैंने लिखा आई, आई कैप। अब ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, देखें जब मैंने आई कैप लिखा ना, तो आई वाली रो भी छोड़ दी और आई वाला कॉलम भी छोड़ दिया, बाकी बचे ये चार। और इन चारों का तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आपने 9th क्लास में सीख ही ली है। तो डायरेक्टली इन चारों का डिटर्मिनेंट देखें क्या आएगा, बनेगा ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई। ठीक है, तो ये लिखा ए वाई बी जी, ए वाई बी जी माइनस बी वाई ए जी। ठीक हो गया, आगे माइनस का साइन अब लगाना है और फिर लिखना है जे कैप। अब क्या करेंगे, अब जे वाली पूरी रो छोड़ दें, जे वाला पूरा कॉलम छोड़ दें, बाकी बच्चे ये दो और ये दो, और इनका डिटर्मिनेंट तो एक्सपेंड करना आपको आता ही है। तो बनेगा ए एक्स बी जी, ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स, ए जी
बी एक्स। इसके बाद आगे प्लस का साइन लगाना है। अब वहां पे आगे स्पेस खत्म है, नीचे में आ गया हूं। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो यह प्लस का साइन लगाया। अब लिखना है के कैप। और अब जरा देखें, अब के वाली रो छोड़ दी, के वाला कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचे ये चारों। तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स एंड दैट्स ऑल। लें जी, इसके साथ ही हमारा वेक्टर से रिलेटेड तमाम पोर्शन खत्म हुआ। कोशिश तो मैंने की काफी ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा एक्सप्लेन कर गया हूं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को इसमें कोई इश्यूज होंगे। फिर भी इश्यूज हैं तो यूट्यूब पे काफी डिटेल से ये लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा और ठीक ठाक एमसीक्यूज होंगे, जिससे इंशाल्लाह आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस के लिए वो फेसबुक पेज पे ही मिल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर एमसीक्यूज में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।